मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आप पढ़ रहे बेटा अध्याय 5 मृदा विक्रिया। जो अंक निर्धारित इसके 3 अंक हैं और पार्ट 2 अर्थात जो अपन मृदा के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि मृदा विक्रिया किसे कहते हैं। आप कहेंगे बेटा कि H प्लस व OH माइनस आयनों के मध्य संबंध, H प्लस और OH माइनस आयनों के मध्य जो संबंध है उसे कहते हैं बेटा अपन मृदा विक्रिया। क्या कहते हैं? मृदा विक्रिया कहते हैं। मृदा विक्रिया कहते हैं। इस अध्याय में आप पढ़ रहे थे कि मृदा विक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे H प्लस और OH माइनस आयनों के मध्य संबंध है वही कहलाता है बेटा मृदा अभिक्रिया। आपने ये पढ़ा कि कौन सी मृदाएं अम्लीय होती है, कौन सी मृदाएं अम्लीय होती हैं। तो H प्लस आयन की सांद्रता यदि OH माइनस आयनों से अधिक है तो उसे कहते हैं अपन अम्लीय मृदाएं। जबकि यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता H प्लस आयनों की सांद्रता से क्या हो अधिक हो तो उसे कहते हैं बेटा अपन क्षारीय मृदाएं। जबकि H प्लस और OH माइनस यदि दोनों आयनों की संख्या क्या हो समान हो तो उन्हें कहते हैं बेटा अपन उदासीन मृदाएं। तो एक प्रकार से अपन ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि H प्लस की सांद्रता यदि अधिक हो, H प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो अधिक हो, सांद्रता क्या हो अधिक हो तो उसे कहेंगे अपन अम्लीय। क्या कहेंगे बेटा? अम्लीय मृदा। यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक हो तो उसे कहेंगे अपन क्षारीय मृदा। और यदि H प्लस एवं OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या हो बेटा बराबर हो, क्या हो बराबर हो तो ऐसी मृदाएं कहलाती है उदासीन मृदाएं। कहलाती है उदासीन मृदाएं। तो ये अपने पढ़ा है अम्लीय मृदाएं किसे कहते हैं, क्षारीय मृदाएं किसे कहते हैं और उदासीन मृदाएं किसे कहते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो H प्लस और OH माइनस आयनों का सांद्रण है वो क्या होता है बेटा समान होता है। और इसमें अपन ने पढ़ा था KW का अर्थ क्या बेटा जल का आयनिक गुणनफल। KW का अर्थ क्या होता है बेटा जल का आयनिक गुणनफल। और ये होता है H प्लस OH माइनस का सांद्रण अर्थात दोनों का होगा। इसमें H प्लस का जो मान था वो था 10⁻⁷ और यहाँ भी OH माइनस का जो मान था वो 10⁻⁷। दोनों गातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻14। अर्थात आप कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁷ होती है तो OH माइनस आयन की सांद्रता भी क्या होती है बेटा 10⁻⁷ होती है। और टोटल वैल्यूज कितनी होती है इसकी 10⁻⁻14 जो क्या होती है pH प्लस POH का योग होती है। pH और POH का क्या होती है बेटा एक प्रकार से योग होती है। इसके बाद में जो अपन पढ़े वो था बेटा कि pH किसे कहते हैं। अपन ने पढ़ा था बेटा pH स्केल। क्या पढ़ी थी pH स्केल। तो pH स्केल में आपको ये बताया गया कि pH किसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता की, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम मान को, किसको बेटा ऋणात्मक लोगरिथम या लघु गुणक मान को क्या कहते हैं बेटा pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को क्या कहते हैं बेटा pH कहते हैं। क्या कहते हैं pH कहते हैं। इसकी खोज JSP सोरेनसन ने कब की बेटा 1909 में की। कब की 1909 में की। उन्होंने बताया कि जो pH स्केल होती है वह अम्लीयता क्षारीयता व उदासीनता का मापन करती है। अम्लीयता व क्षारीयता व उदासीनता का मापन करती है। ये ऐसी कौन सी स्केल है जो जल की या मृदा की अम्लीयता क्षारीयता और उदासीनता का मापन करती है। तो आप देखेंगे बेटा pH स्केल। कौन सी है pH स्केल।
और ये क्या होती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम मान को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अगर इसे अपन सूत्र रूप में लिखें, सूत्र रूप में लिखें तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं सूत्र रूप के लिए, इसमें आप लिख सकते हैं बेटा कि पीएच बराबर क्या होता है, ये होता है ऋणात्मक लॉगरिथम मान किसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का। किसका होता है, पीएच किसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम मान को क्या कहते हैं बेटा, अपन पीएच कहते हैं। इसी प्रकार से पीओएच क्या होता है, तो आप कहेंगे ऋणात्मक लॉगरिथम मान किसका, ओएच आयनों की सांद्रता का। तो आप ये भी कह सकते हैं कि OH जैसे H प्लस था ना बेटा, उसके स्थान पे क्या कर देंगे अपन, H प्लस के स्थान पे क्या कर देंगे, OH। तो हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के लघुगुणक मान को क्या कहेंगे बेटा, POH कहेंगे। इसे सूत्र रूप में क्या लिखेंगे, POH बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव, OH क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अपन ने दो चीजें पढ़ी है, पीएच और POH, पीएच और POH। इसका मान पढ़ा है कि कितना होता है, इसका मान 14 होता है। कितना होता है बेटा, 14 होता है। आप हमेशा याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है जिसके मध्य होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। जो आपसे पूछा जाता है पीएच एवं POH के मध्य, पीएच एवं POH के मध्य संबंध बताइए। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पुटअप किया जाएगा कि पीएच एवं POH के मध्य संबंध बताइए बेटा। तो आप लोगों को सबको पता है कि जो पीएच प्लस POH होता है उसका मान कितना होता है बेटा, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। तो पीएच और POH का मान कितना होता है, 14 होता है। यदि आपको कहा जाए कि पीएच का मान यदि 4 है, पीएच का मान कितना है, 4 है, तो POH का मान लिखिए, POH का मान लिखिए, अगर इसको मैं क्वेश्चन बना दूं, क्या बना दूं, इसको क्वेश्चन बना दूं कि यदि pH बराबर 4 है तो pH बराबर 4 है तो POH का मान लिखिए। किसका मान लिखिए बेटा, POH का मान लिखिए। तो आप लिखेंगे सूत्रानुसार, किसके अनुसार, सूत्रानुसार क्या हो जाएगा, pH प्लस POH बराबर 14। तो pH का मान कितना है, pH का मान कितना हो गया बेटा, 4। तो 4 प्लस x बराबर कितना हो गया, 14। x बराबर क्या हो गया, ये उधर जाएगा बेटा, x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4। कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, या POH बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। कैसा होगा, 10 होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति का होगा। किसी प्रकृति का होगा बेटा, क्षारीय प्रकृति का होगा। दोबारा देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि POH और pH के मध्य क्या संबंध होता है। तो आप कहेंगे pH और POH का मान 14 होता है। कितना होता है बेटा, 14 होता है। और क्वेश्चन रूप में क्या होगा कि यदि pH बराबर 4 हो, कितना हो, pH बराबर 4 हो, तो POH का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सूत्रानुसार pH और POH बराबर कितना है, 14 है। तो यहाँ पर pH का मान, ये मान आप रख देंगे, कितना दिया गया है, 4 दिया गया बेटा। कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर POH का मान क्या होगा, इसके लिए x बराबर कितना हो गया, 14 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। और आपको सबको पता है pH स्केल के अनुसार, pH स्केल के अनुसार आप सबको पता है कि जो मान होते हैं उनमें 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक जो मान होते हैं वो होते हैं बेटा अम्लीय। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। 7 से लेकर 14 तक जो मान होते हैं वो होते हैं बेटा क्षारीय मान। जबकि जो अपना 7 है वो माना गया बेटा उदासीन। क्या माना गया है, उदासीन। आपको यह भी पता होना चाहिए कि pH का मान, अम्लीयता ऊपर से नीचे बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, ये बढ़ती है बेटा। जबकि क्षारीयता इस साइड ये बढ़ती है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि pH 5 अधिक क्षारीय होगा या pH 7 या pH 6, तो आप कहेंगे pH 7 क्या होगा, 5 क्या होगा, अधिक होगा। pH 5 pH 6 से क्या होगा, अधिक होगा। और कितना अधिक होगा, 10 गुना अधिक होगा। कितना गुना अधिक होगा बेटा, 10 गुना अधिक होगा। इसको समझने के लिए अपन यह समझेंगे कि किस प्रकार से इनके मान में वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक एक इकाई पर आप कह सकते हैं बेटा एक pH इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता से 10 गुना अधिक होता है। आप कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं
कि एक पीएच इकाई पर, एक पीएच इकाई पर, एक पीएच इकाई पर कितने बड़ा, मात्र एक पीएच इकाई पर जो अंतर होता है, एक पीएच इकाई पर अंतर आयन सांद्रता की, आयन सांद्रता की कितने गुना होता है, 10 गुना अधिक होता है, 10 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। इसके लिए आप ये बता सकते हैं कि यदि जैसे ये कह सकते हैं जैसे आपने देखा कि जो 7 पीएच है, 7 की अपेक्षा, 7 की अपेक्षा यानी कि अपेक्षा बड़ा, 7 की अपेक्षा 6 पीएच, 7 की अपेक्षा 6 पीएच हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, 7 की अपेक्षा 6 पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 गुना होती है, 10 गुना सांद्रता 10 गुना होती है। कितने गुना होती है बेटा, 10 गुना होती है। इसमें आपको पूछा जाए कि पीएच 7 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 0.00000001, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। जबकि पीएच 6 का मान देखो आप, होगा 0.000001, अर्थात यहाँ पर 0 बढ़ने पर एक पॉइंट के आगे जब बढ़ता है तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 0 1 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया, 2 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 100 गुना होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये 10 गुना अधिक होगा, ये 10 गुना क्या होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, 10 गुना क्या होता है, अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार पीएच 3 का मान पीएच 4 से 10 गुना अधिक होता है, 10 गुना अधिक होता है। यह आपको हमेशा याद रखना है कौन सा पीएच किससे अधिक होता है। तो पीएच 3 का मान, तो आपसे पूछ सकते हैं कि पीएच 3 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 0.001, कितना होगा, 0.001। जबकि पीएच 4 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 0 के बाद 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, किसका मान अधिक होगा, पीएच 3 का मान अधिक होगा। इसे समझने के लिए अपने को एक सारणी के रूप में या आपको पीएच और पीओएच के मध्य एक संबंध रूप में सारणी पढ़नी है। किसके रूप में पढ़ा, संबंध रूप में। तो अपन पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा ये सारणी आपके लिए, ये सारणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप पढ़ेंगे अम्लीयता एवं क्षारीयता, अम्लीयता एवं क्षारीयता, अम्लीयता एवं क्षारीयता विलयनों की, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की पीएच एवं पीओएच, पीएच एवं पीओएच में संबंध में क्या होगा बेटा, संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बेटा। तो आप लोगों को जो सारणी बनानी है उसके लिए आप इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे कि एक में लिखते हैं अपन पीएच लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पीएच लिखते हैं, पीएच क्या लिखते हैं, पीएच लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, अम्लीय नॉर्मलता, अम्लीय नॉर्मलता H प्लस की, किसकी, H प्लस की। इसके बाद में आप लिखते हैं बेटा पीओएच के मान, ये पीएच के मान, और इसमें क्या लिखेंगे आप, क्षारीय नॉर्मलता पीओएच, पीओएच। अब इसके लिए आप प्रत्येक इकाई को समझते जाएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है ये मान। तो आप क्या लिखेंगे, यदि पीएच का मान 0 होगा, यदि पीएच का मान कितना होगा, 0 होगा, अम्लीय नॉर्मलता कितनी होगी, 0.1 कितनी होगी, 0.1 होगी, कितनी होगी, 1, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ 0.1 आएगा। इसको समझेंगे आप लोग। और पीओएच का मान कितना होगा, 14, क्योंकि आप जोड़ सकते हैं 0 + 14 बराबर कितना हो जाएगा, 14 तो होगा। टोटल मान कितना करना है आप लोगों को, 14 करना है। कितना करना है, टोटल मान कितना करना है, 14 करना है दोनों का। तो कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा।
और इसके मान कितने होंगे 0.0000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट में हो गया 1। ये मान लिखना पड़ेगा बेटा आपको। सारे नॉर्मल था पीओएच का मान कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि यदि पीएच का मान 1 है, कितना 1 है, तो पीएच के लिए नॉर्मलता का मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे 0.01 कितना लिखेंगे 0.01 लिखेंगे बेटा। कितना लिखेंगे 0.01 सॉरी 1.0 आएगा बस 1.0 आएगा बेटा, ध्यान रखना ठीक है 1.0। तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 1 के लिए 0. यह आएगा बेटा 0.1 कितना आएगा 0.1 होगा। अब देखो बेटा इसका मान कितना हो गया बेटा 13, तो आप लिखेंगे 0.00004 5 6 7 8 9 10 और ये कितना हो गया 11 12 और 1 13। इस प्रकार से बेटा आपको इसके मान लिखने हैं। यदि आपको कहा जाए कि पीएच का मान 5 है, पीएच का मान कितना है 5 है, तो इसको लिखेंगे आप 0.00001। टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 कितने होंगे बेटा 5 हो गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 है तो बाकी कितने बच गए 14 में से 5 गए तो कितने बच गए 9। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जोड़ लेना है 14 में चाहिए 1 और 13 14 0 है 14 5 और 9 14। ये कितने हो गए 0.00005 6 7 8 9 ये हो गया। इसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए कि पीएच का मान 9 है, ये आपके हमारे 10 कितना दे दिया आपको 10 दे तो आपके लिखेंगे 0.00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट कितना हो जाएगा 1 और 10 तो आगे पीएच कितना हो गया 4 हो गया। अरे टोटल कितना होगा 14 होगा। तो यहाँ पर 10 और 4 कितने हो गए 14, तो 4 का मान 0.0001 हो गया बेटा। इसी प्रकार से आपको यदि दिया जाए 12 होगा पीएच का कितना होगा 12, तो क्या लिखेंगे आप 0.0000000 और यहाँ 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इधर कितना जाएगा 2, कितना होगा 2 होगा बेटा और 2 का मान कितना होगा 0.01 कितना होगा 0.01 होगा। तो इस प्रकार से आप पीएच और पीओएच के मान याद कर सकते हैं कि यदि आपको पीएच के मान दिए गए तो क्या निकाल सकते हैं आप, क्या निकाल सकते हैं पीएच के मान दिए गए तो पीओएच के मान आप निकाल सकते हैं। 1 का मान होगा तो 13 होगा, 5 होगा तो ये 9 होगा, ये 10 होगा तो कितना होगा 4 होगा, ये 12 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा बेटा। इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए बेटा कि पीएच और पीओएच के मान याद कीजिए, तो इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बता सकते हैं पीएच और पीओएच के मान, पीएच एवं पीओएच के मान एवं प्रकृति क्या होगी बेटा प्रकृति। अब देखिए इसके लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनाता हूँ 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन। आपसे पहला क्वेश्चन किया गया बेटा यदि पीओएच का मान 7 है, कितना बेटा 7 है, तो पीएच का मान और उसकी प्रकृति लिखिए। क्या लिखिए प्रकृति लिखिए। दूसरा आपसे कहा जाए कि यदि पीओएच का मान 11 है, तो यहाँ पर यदि पीओएच का मान 11 है तो पीएच का मान एवं उसकी प्रकृति लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि यदि पीएच का मान 3 है तो पीओएच का मान एवं उसकी प्रकृति लिखिए। और चौथा क्वेश्चन हो सकता है बेटा, चौथा क्वेश्चन आपके हो सकता है कि यदि पीओएच का मान 9 है तो पीएच और उसकी प्रकृति लिखिए। इस प्रकार से बेटा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसी के लिए क्या करेंगे सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र क्या है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। कितना होता है बेटा 14 होता है। इस सूत्र से आप सभी प्रकार के न्यूमेरिकल कर सकते हैं जो अंक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा पहला क्या है
POH का मान कितना है 7, तो यहाँ POH का मान कितना है 7, तो pH का मान इसकी जगह लिख दिया x, इसका मान कितना दिया है 7 बराबर कितना हो गया 14, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप pH बराबर कितना हो गया, यहाँ डायरेक्ट तो आप pH, तो pH का मान कितना हो गया बेटा 7 माइनस 14 माइनस 7 बराबर 7, तो 7 जहाँ पर pH होगा, 7 जहाँ पर pH होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा उदासीन होगी, कैसी होगी उदासीन होगी, कैसी प्रकृति की बेटा उदासीन होगी। पहला आंसर होगा अपने पास। अब इस प्रकार से दूसरा आंसर होगा अपने पास। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपको कि POH ज्ञात है, pH प्लस POH बराबर 14 होता है, और यहाँ पर POH का मान कितना दिया गया है, pH प्लस POH का मान दिया गया 11 बराबर 14, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप pH बराबर 14 माइनस 11, तो pH बराबर कितना हो गया बेटा, pH बराबर हो गया 3, कितना हो गया 3, और जहाँ पर 3 7 से कम है तो क्या होगा अम्लीय होगा, क्या होगा अम्लीय होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी अम्लीय होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, अब अपन इसी में कर सकते हैं, जैसे कि pH का मान कितना दिया गया 3, तो POH का मान कितना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं pH प्लस POH बराबर 14 हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्या दिया गया आपको pH दिया गया आपके पास 3 प्लस POH बराबर 14, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप POH बराबर 14 माइनस 3, तो POH बराबर कितना हो गया बेटा 11 हो गया, और 11 होते प्रकृति कैसी हो जाएगी क्षारीय प्रकृति का है, अब क्षारीय प्रकृति का है। इसी प्रकार से आप चौथा क्वेश्चन करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा POH का मान कितना है 9 है, तो सूत्र क्या है pH प्लस POH बराबर कितना हो गया 14 हो गया, तो यहाँ पर pH प्लस POH जिसका मान दिया गया 9, तो ये हो जाएगा 14, और pH का मान हो जाएगा बेटा 14 माइनस 9 बराबर, तो pH का मान हो गया बेटा 9 के कितने रह गए 5, और 5 पर क्या होगा बेटा अम्लीय। इस प्रकार से आप अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता, अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता अर्थात अम्लीय, क्षारीय, उदासीन pH ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपको सारणी में दिया गया है उसके आधार पर, और इसके आप मान भी बता सकते हैं कि इनकी अम्लीयता के लिए मान कितने होंगे, अम्लीयता के लिए मान कितने होंगे बेटा ये भी आप बता सकते हैं, किसके लिए कितना मान दिया गया है। इसके बाद में आपको जो महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाएंगी उनमें आपको ध्यान रखना बेटा, एक हल्का सा क्वेश्चन बनता है कि pH स्केल में, pH स्केल में P क्या है, pH स्केल में P क्या है, तो आपको क्वेश्चन रूप में याद करेंगे बेटा pH स्केल में P क्या है, तो आप कहेंगे pH स्केल में P एक जर्मन शब्द पोटेंज, क्या बेटा पोटेंज, एक जर्मन शब्द क्या है पोटेंज है, यह आपको जरूर याद रखना है कि pH स्केल में P क्या है, pH स्केल में P क्या है, तो आप कहेंगे pH स्केल में P एक जर्मन शब्द है, पोटेंज क्या है जर्मन शब्द है, जिसे अंग्रेजी में पावर या शक्ति, पावर शक्ति कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है बेटा शक्ति कहा जा सकता है, अर्थात ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है कि पावर है, क्या बेटा पावर है, तो पोटेंस क्या है अंग्रेजी शब्द क्या है पावर के समान है, जिसको क्या कहा जा सकता है शक्ति कहा जा सकता है, ये बेटा आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। pH अधिक हो तो POH की और अनुपात की उत्तराई क्या होगा कम होगा, यदि pH और POH में जो अपने संबंध पढ़ा है उसमें अपन यही पढ़ा है बेटा कि यदि pH का मान कम होगा तो POH का मान कितना होगा ज्यादा होगा, क्या होगा ज्यादा होगा। देखो pH POH को प्रभावित करता है, इसका मान कम होगा इसका मान क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, इसका मान 4 होगा इसका मान कितना होगा 10 होगा, इसका मान 7 होगा तो इसका मान कितना होगा 7। मात्र उदासीन pH पर ही क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं, उदासीन pH पर क्या होते हैं ये बराबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आप अब तक जो पढ़े उनमें आपने पढ़ा है बेटा pH से संबंधित क्वेश्चन, क्या पढ़े pH से संबंधित क्वेश्चन, अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीन मापन के लिए जो स्केल काम मिल जाती है उसे कहते हैं आप pH स्केल, इसकी खोज JSP किसने की थी बेटा
जेएसपी सोरेनसन ने की थी 1909 में की थी। यह हाइड्रोजन सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम मान है। क्या बेटा? ऋणात्मक लोगरिथम मान है। इसी प्रकार से POH भी क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम मान होता है। तो ये अपन ने पढ़ा है सब कुछ पीएच के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बेटा? पीएच के सापेक्ष। कई बार एक चीज और पूछी जाती है कि जो पीएच है, पीएच स्केल, जो पीएच स्केल होती है अंक गणितीय न होकर, ये अंक गणितीय नहीं होती है बेटा, अंक गणितीय न होकर, अंक गणितीय न होकर क्या होती है बेटा? ये लघु गुणिकीय होती है। क्या होती है बेटा? लघु गुणिकीय। लघु गुणक पर आधारित है, तो लघु गुणिकीय स्केल है। यह भी आपको याद रखना है कि पीएच स्केल अंक गणितीय न होकर क्या होती है बेटा? लघु गुणिकीय। जितने भी मान है वो अपन ने किसके आधार पर पढ़े? लॉग के आधार पर, जैसे कि माइनस लॉग H प्लस, ये क्या बेटा? पीएच है। क्या बेटा? पीएच है। अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम मान को क्या कहते हैं बेटा? पीएच कहते हैं। तो ये कैसी स्केल है? ये लघु गुणिकीय स्केल है। कैसी स्केल है बेटा? लघु गुणिकीय स्केल है। तो ये पढ़ा अपन ने पीएच के बारे में। अब पढ़ेंगे बेटा अपन पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? पीएच को प्रभावित करने वाले या मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जिसे प्रभावित करते हैं? मृदा पीएच को प्रभावित, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है बेटा जो अपन ने इतना पढ़ा है पीएच के बारे में, उसे प्रभावित करता है? तो आप पहला पढ़ेंगे पैतृक पदार्थ। क्या पढ़ेंगे बेटा? पैतृक पदार्थ। आप सब जानते हैं कि जो मृदा है उसका पैतृक पदार्थ क्या है बेटा? चट्टाने हैं। क्या है? चट्टाने हैं। इनका पैतृक पदार्थ क्या होता है? चट्टाने होती है। और ये चट्टाने, जो चट्टाने कैल्शियम युक्त होती है, किसके युक्त होती है बेटा? कैल्शियम युक्त होती है। वो कैसी चट्टाने होती है बेटा? क्षारीय चट्टाने होती है। कैसी होती है? क्षारीय चट्टाने होती है। जबकि इनकी क्षारीयता क्या होती है बेटा? अधिक होती है। क्या होती है? जो चट्टाने कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त होती हैं वो कैसी होती हैं? क्षारीय चट्टाने होती है। किससे बेटा? क्षारीय चट्टाने होती है। और मृदा का पीएच अम्लीय चट्टानों से क्या होता है? अधिक होता है। इनका जो पीएच होता है अम्लीय चट्टानों से अधिक होता है। तो क्षारीय चट्टानों का पीएच क्या होता है? अधिक होता है। जबकि अम्लीय चट्टानों का, अम्लीय चट्टानों का पीएच, चट्टानों का पीएच कम होता है। ये क्या करती है? ये भी मृदा भी क्या है? पीएच को प्रभावित करती है। मृदा पीएच को प्रभावित करने का कार्बन कौन सा बेटा? पैतृक पदार्थ। कौन सा है? पैतृक पदार्थ। तो पैतृक पदार्थ क्या बेटा? चट्टाने। और मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? पुरानी चट्टानों से हुआ है। जो पुरानी चट्टाने उनसे किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो कैल्शियम युक्त चट्टाने, मैग्नीशियम युक्त चट्टाने होती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो किसी मृदा में होते हैं। ये क्षारीय प्रकृति होती है। पीएच इसका क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा जो आप पढ़ेंगे बेटा वो होगा अवक्षेपण। क्या होगा बेटा? अवक्षेपण। अवक्षेपण से भी पीएच प्रभावित होता है। मृदा पीएच प्रभावित। अवक्षेपण का तात्पर्य है कि आपको सबको पता है बेटा कि जब कैल्शियम, जब वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा होती है, वर्षा होती है, तो उस समय कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बहकर नीचे के सेस्टर में चले जाते हैं। मृदा से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वो बहकर कहाँ चले जाते हैं बेटा? नीचे के सेस्टर में चले जाते हैं। जिससे क्या हो जाता है? पीएच कम हो जाता है। पीएच क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। क्योंकि ये जितना भी इसकी क्षारीयता, सॉरी इनकी जो क्षारीयता है, क्षारीयता तो कहाँ चलेगी? नीचे के सेस्टरों में। और पीएच क्या हो गया बेटा? अधिक हो गया। पीएच क्या हो गया? अधिक हो गया। अम्लीयता बढ़ गई। क्या हो गया? बढ़ गई बेटा? अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है बेटा? अम्लीयता बढ़ती है। किससे? अवक्षेपण से। अवक्षेपण में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो बहकर नीचे के सेस्टरों में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं बेटा? नीचे के सेस्टर में चले जाते हैं। मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं। मृदा निचले स्तर में चली जाती है। जिसके कारण क्या होगा बेटा? अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तो ये भी एक कारक है अवक्षेपण या निक्षालन, जिसके कारण पीएच क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पीएच क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। इसके बाद में जो तीसरा जो कारक है, तीसरा कारक कौन सा होगा बेटा? तीसरा कारक होगा कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कौन सा होगा बेटा? कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों का विघटन, कार्बनिक पदार्थों का विघटन या विच्छेदन।
विघटन को क्या कहते हैं बेटा? विच्छेदन कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन क्या होता है? जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तो कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं बेटा? सड़ जाते हैं या गल जाते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? विच्छेदन हो जाता है। और विच्छेदन में कौन सी गैस निकलती है? CO2। आपको याद रखना है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन या विच्छेदन होगा, कार्बनिक पदार्थों का विघटन या विच्छेदन होगा, तो उसमें से सड़ी गली गंध आएगी, उससे कौन सी गैस निकलेगी बेटा? CO2। और जब यह जल में मिलेगी, किसमें मिलेगी? वर्षा जल में मिलेगी, तो यह एक अम्ल का निर्माण होता है, उसे कहते हैं बेटा H2CO3 कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल बनेगा, अम्ल बनेगा तो पीएच क्या होगी? अम्ल बनेगा तो क्या होगा? अम्ल में बनेगा तो क्या होगा? पीएच क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। तो अम्लीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अम्लीयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्यों? क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? विच्छेदन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से क्या होती है? अम्लीयता बढ़ती है। और अम्लीयता क्यों बनती है? क्योंकि कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और निक्षालन में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी बेटा। क्या होगा? अम्ल की मात्रा बढ़ती है। चौथा जो कारक है वो होता है मूल वनस्पति। क्या बेटा? मूल वनस्पति। जो पहले से उपस्थित वनस्पति है, हजारों सालों से जो वनस्पति वहां पर विकसित हो रखी है, उसके कारण भी पीएच क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है बेटा? जैसे एक तो होगा जंगली, जंगली वनस्पति होती है, जंगली वनस्पति। कौन सी वनस्पति? जंगली वनस्पति होती है। या फिर शंकुधारी, शंकुधारी जो पादप होते हैं, इनसे क्या होता है बेटा? ये क्या करते हैं? ये अम्लता को बढ़ाते हैं। पुरातन जो वनस्पति होती है उनसे क्या होता है? अम्लीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि ये इतने पुराने होते हैं कि वहां के सहस्त्रों में या वहां की मिट्टी में क्या हो जाते हैं? इनके लवण पाए जाते हैं। लवणों की प्रकृति कैसी होती है बेटा? अम्लीय होती है। तो मूल वनस्पति भी पीएच को प्रभावित करती है या मृदा पीएच को प्रभावित करती है। पांचवा, फसल की प्रकृति। किसकी प्रकृति बेटा? फसल की प्रकृति। जो अपने खेत में जो फसल है वो भी क्या करती है बेटा? उसकी प्रकृति। जैसे कि मान लीजिए उसमें कैल्शियम आयन के दिखता है, मैग्नीशियम आयन के दिखता है, या फिर अपन कहें कि वहां उसमें सल्फेट आयन के दिखता है, या फिर उसमें अम्लीय आयन के दिखता है, तो ये भी क्या करती है बेटा? फसल की प्रकृति भी किसको प्रभावित करती है? पीएच को प्रभावित करती है। यदि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की प्रचुरता होगी तो वो होगी बेटा क्षारीय, और उसमें सल्फेट या हाइड्रोजन आयन की प्रधानता होगी तो वो कैसी होगी बेटा? अम्लीय होगी। क्या होगी? अम्लीय होगी। तो ये भी क्या करती है बेटा? फसल की प्रकृति भी अम्लीय मृदा पीएच को प्रभावित करती है। तो 5 कारक हुए। इसके बाद में जो छठा कारक है बेटा, वह छठा कारक है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पीएच बढ़ती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा बेटा? पीएच बढ़ती है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? गहराई, या आप लिख सकते हैं बेटा गहराई बढ़ने पर मृदा गहराई, या गहराई बढ़ने पर पीएच बढ़ती है। पीएच बढ़ती है। तो सामान्य कारक है छठा, गहराई। इसके बाद में छठा कारक, इसके बाद में सातवां कारक होगा बेटा, वो होगा जलमग्नता। क्या होगा? जलमग्नता। जलमग्नता अर्थात वहां पर जल हमेशा भरा होगा। जल क्या होगा? प्रचुर मात्रा में मृदा पर उपस्थित होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन निक्षालन के कारण नीचे के क्षेत्र में चले जाएंगे और वहां पर क्या होंगे बेटा? वो कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अम्लीयता है। तो ये भी क्या करती है? जलमग्नता में अम्लता को प्रभावित करती है। इसके बाद में जो अंतिम कारक है बेटा सातवां, अंतिम जो कारक है सातवां कारक है वो बेटा आपका नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक कौन से होते हैं बेटा? जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे कि यूरिया, जैसे कि बेटा DAP। ये है, ये क्या करते हैं बेटा? इनकी मात्रा अधिक होने पर मिट्टी में क्या बढ़ जाती है? अम्लता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लता बढ़ जाती है। तो ये मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन कारकों में अपने पढ़ा बेटा। पहला कारक था पेत्रक पदार्थ, अर्थात जो जिनका निर्माण, मिट्टी का निर्माण किससे होता है बेटा? मृदा निर्माण किससे होता है? ये होता है बेटा चट्टानों से होता है। और चट्टानें यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम चट्टानें होंगी तो क्या होगी? क्षारीय होगी, पीएच क्या होगा? अधिक होगा। जबकि क्षारीय होगी तो पीएच क्या होगा? अधिक होगा। जबकि अम्लीय चट्टानों का पीएच क्या होता है? कम होता है। दूसरा बेटा अवक्षेपण। अवक्षेपण के कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है? नीचे की संरचनाओं में क्या होता है? निक्षालन होता है, जिसके कारण बह के नीचे चले जाते हैं। क्षारीय गुण या क्षारीय
नीचे चली जाती है और ऊपर क्या रह जाती है शास्त्रों में अम्लीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है बड़ा? अम्लीयता बढ़ती है। चौथा है मूल वनस्पति है, जो कह सकते हैं कि जंगली वनस्पति और संकुचन वनस्पति जो पहले जो बनते हैं उनकी क्या है जड़ें या नीचे के शास्त्रों में होती है और ये क्या करती है पूरे के पूरे उर्वरक होते हैं या कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्षारीय पदार्थ गुण होते हैं उनको ग्रहण कर लेती है और अम्लता का वहां पर दान करती है। उसके बाद में फसल की प्रकृति के लिए आप कह सकते हैं कि जो घास वाली मृदा होती है या जो घास वाली होती है वो मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती है। घास वाली जो होती है, घास ये प्रकृति वाली होती है, मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती है। जबकि जो दलहनी प्रकृति की होती है, दलहनी प्रकृति की होती है वो मृदा पीएच को प्रभावित करती है। ये कह सकते हैं या मृदा पीएच को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो ये था बेटा आपका मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन जो अगले पाठ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कि किस प्रकार से जो मृदा है उसके अपन पोटेंशियल गुण पढ़ेंगे इसके आगे वाले में। तो आज जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है बेटा पीएच और पीओएच में संबंध और मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके बाद में जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर में किस प्रकार से मृदा के गुण प्रभावित करते हैं और वह किस प्रकार से अन्य कारकों से संबंधित है। ओके, लो